हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, इसमें एक्सरसाइज 0 डी पार्ट था अपना काम। ओके, डी पार्ट डन। हो गया बच्चों डी पार्ट सबका? ई पार्ट सेकंड का सी पार्ट, एंगल ऑफ डिविएशन एट ईच फेस। क्या आता नहीं आंसर? हाँ बच्चों, ई पार्ट और कोई डाउट? ऑनलाइन डन बच्चों? ओके, एक्सरसाइज 1 डी पार्ट। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 1 डी पार्ट एनी डाउट? हो गया ई पार्ट। हो गया एक्सरसाइज 1 डी पार्ट 8। इसमें निकल आएगा रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज दिया हुआ है 90 डिग्री बना रहे हैं, तो आपको एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें बस क्या है कि आपको सॉरी एट्थ में सिर्फ आपने ये गलती की होगी कि उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये है एक्सपेक्टेड? एक ही साइड से बात कर रहे हो? अच्छा, तो बस फिर तो वो बिल्कुल वो वाला केस है, सर्कल ऑफ ल्यूमिनेंस वाला। मतलब जो वो पड़ा है वो सेंटर में पड़ा है, मतलब 0.5 की डेप्थ पे पड़ा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप वो डिस्क बना दोगे और उसका एरिया। मतलब इसमें एक ये आ सकता था पॉइंट ना, कि इतना क्लियर नहीं हो रहा क्वेश्चन से कि आप एक तरफ से ही देख रहे हो उसके सिनेरियो में, या हम ये कह रहे हैं कि ऐसा केस कि किसी भी तरफ से नहीं आप उसको देख सकते। अगर किसी भी तरफ से नहीं देखना तो मतलब 6 साइड से उसको पेंट करना पड़ेगा ना, जो उसका सेंटर है। हम्म। हाँ भाई वही, मतलब कितना एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ? तो ये तो एक के हिसाब से ही क्या हुआ है ना। तो डन बच्चों, ये 3A में भी था कुछ नहीं? ओके सर, बढ़े आगे। ओके, तो बच्चों एक बार जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन ट्राई करो।
अच्छा, न्यूज आनी शुरू हो गई है थर्ड वेव की बहुत, उस पे मतलब मल्टीपल जगह से अब वो शुरू हो गया कि सितंबर एंड अक्टूबर। क्या कहते हो, आपके अकॉर्डिंग बंद होगा कि नहीं होगा दोबारा? अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है, चलो ये बताओ। अच्छा, वैसे पूछ रहे हो। पता नहीं ना, जैसे सितंबर एंड अक्टूबर कह रहे हैं। हाँ भाई, क्या लगता है तुम्हें बंद होगा दोबारा कि नहीं? तुम्हारी तो आने वाली है, 12th+ तो बस तैयारी है, विद इन अ मंथ आ जाएगी। मुझे लग रहा है एक बार तो बंद होगा फॉर सम टाइम ना। हफ्ता नहीं, महीना तो होगा, अगर हुआ तो फिर महीना तो लग ही जाता है खुलने में। हम्म? नहीं, क्यों? वो अब तो आदत हो गई है। अब तो इन्होंने जैसे बोर्ड्स का पहले ही प्लान किया हुआ है कि भाई क्या करना है। एक्चुअली इन्होंने ना, जैसे पता तो किसी को भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने वेरियस एजेंसीज को कहा है कि अपनी थ्योरीज दो, तो उन सब में यही आ रहा है कि हाँ, चांस है। हो गया बच्चा क्वेश्चन? आंसर हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स हो, मतलब सीधा ना निकल रहा। या आई से लेस आएगा, ग्रेटर आएगा? क्या लग रहा है बच्चा, ग्रेटर आना होगा ना? लेस, ठीक। क्योंकि ऐसे सोचो, जितना आई छोटा होगा उतना R1 छोटा होगा, तो उतना R2 बड़ा होगा, है ना? हाँ जी। ये सबको बच्चों क्लियर हो गया क्वेश्चन? स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, बस क्या करना, R2 को C से बड़ा करना। तो बच्चों, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, एक आपने बहुत ध्यान रखना है कि जैसे जब प्रिज्म वाले क्वेश्चंस हो ना, कई बार आपको सिंपली प्रिज्म का एन दे दिया, प्रिज्म का एंगल दे दिया और इंसिडेंस एंगल दे दिया, और आपसे पूछ लिया डिविएशन, तो हम गलती ये कर सकते हैं कि हम सीधा I+E-A लगा दें, है ना? प्लीज याद रखना, I+E-A सिर्फ तब लगेगा जब लाइट सेकंड सरफेस से निकल रही है, तो यू नीड टू चेक कि सेकंड सरफेस पे TIR तो नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम टॉपिक करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म।
डिस्पर्शन इज अ डिफरेंट फिनोमेना। जैसे अभी तक हमने दो फिनोमेना पढ़े हैं ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो डिस्पर्शन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फिनोमेना है, बट इसको हम पढ़ते यहीं पे हैं, आपको भी समझ आ जाएगा। तो बच्चों क्या होता है कि हमने लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, है ना, जो हम रेशियो ऑफ स्पीड्स निकालते हैं। तो बच्चों इन रियलिटी क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हम बोल तो देते हैं सीधा सीधा कि भाई ग्लास का म्यू 1.5 या वाटर का 4/3, बट वो एक तरह से एक एवरेज होता है। असली में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर वेवलेंथ का अलग होता है। इन अदर वर्ड्स, मतलब जो लाइट की स्पीड होती है, इसको हम सीधा ऐसे कह ही नहीं सकते, वो बेसिकली हर वेवलेंथ की अलग अलग स्पीड होती है एक मीडियम के अंदर। ठीक है, जो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसको हम एक सिंपल टर्म्स में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि विच इज नोन एज कॉचीज फॉर्मूला, कि जो n होता है इट डिपेंड्स ऑन लैम्डा एज समथिंग ऑफ द फॉर्म a plus b by lambda square, which is known as Cauchy's formula। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों कि एक मीडियम के अंदर अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन कि जैसे एक प्रिज्म जैसा कोई डिवाइस है जो क्या कर रहा है, लाइट के अंदर डिविएशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो जो डिविएशन है वो n पे तो डिपेंड करती है, हम डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए n तो यूज करते हैं। तो अब क्योंकि हमारा n वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिविएशन होएगी वो अलग अलग n के लिए अलग अलग आएगी। तो बच्चों जो नॉर्मल व्हाइट लाइट होती है उसमें हम ये मानते हैं कि सारी वेवलेंथ्स एक साथ ट्रैवल करनी है। मतलब व्हाइट लाइट का मतलब होता है कि अ पैरेलल बीम ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। लेकिन जैसे ही वो अलग अलग वेवलेंथ्स को आप अलग अलग एंगल पे भेज दो, तो क्या होता है कि वो जो सारे अलग अलग वेवलेंथ्स हैं वो अलग हो गई। अलग वेवलेंथ्स का क्या मतलब है, अलग कलर्स। तो ये जो फिनोमिना होता है जहां पे व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिस्पर्शन की डेफिनेशन लिख लो, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। एंड बच्चों बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स का मतलब क्या होता है, कलर का बेसिक मीनिंग क्या है, वेवलेंथ। तो जैसे हम कहते हैं ना कि लाइट क्या है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो वो जो रेंज है वो अलग अलग रेंज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अलग अलग कलर्स रिप्रेजेंट कर रही है, हर कलर की अलग वेवलेंथ है। तो बच्चों किसी भी तरीके से अगर स्प्लिट होगा तो उसको डिस्पर्शन कहेंगे। ठीक है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि डिस्पर्शन कोई प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, आप जैसे मर्जी करा दो, फिनोमिना को डिस्पर्शन कहते हैं। हाँ, हम फिलहाल स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि प्रिज्म कैसे डिस्पर्शन कराते हैं, प्रिज्म में ऐसी क्या खासियत है कि जिस कारण से प्रिज्म से डिस्पर्शन हो जाती है। तो ये बच्चों ग्राफ कुछ इस तरीके का बन गया। ठीक है, ये ग्राफ बच्चों बहुत काम आता है कि ब्रॉडली आपको ये पता हो कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इसको हम बहुत जगह यूज करते हैं कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, रेड का सबसे कम। तो आपको ना अभी आगे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस में कंपैरिजन पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ रेड और वायलेट का। तो वो हमेशा इस पे बेस्ड होगा कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह अलग है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ बच्चों, अभी जो हमने फिनोमेना पढ़ा था टीआईआर में हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा था। क्रिटिकल एंगल म्यू पे डिपेंडेंट था, तो कैन वी ऑल्सो से कि क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट है ना। तो मुझे बताओ कि किसी भी मीडियम में जो क्रिटिकल एंगल होगा वो किसका ज्यादा होगा, वायलेट का या रेड का? किसका होगा? क्रिटिकल एंगल क्या था? साइन इनवर्स 1/μ है ना। तो 1/μ था, और 1/μ एक तरह से सीधा लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो गया, तो विच मीन्स कि रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों इनडायरेक्टली? कि मतलब एक मीडियम के अंदर क्योंकि रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, विच मीन्स कि रेड का टीआईआर सबसे बाद में होगा, पहले बाकी कलर्स का हो जाएगा। तो इससे बच्चों एक बहुत अच्छी सिचुएशन बन सकती है। जैसे अब ये देखो, ये हमने एक सिचुएशन बनाई, ये एक बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री पे हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, ठीक है। मतलब ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। एक ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है, लैम्डा 1, सॉरी मतलब 1, दूसरा 2 ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है। तो आपको बताना है एंगल आई जो है, क्या लिखा है कि इट इज जस्ट ग्रेटर देन सीजी। सीजी मतलब क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन, ठीक है। तो आपको बताना है बच्चों कि जो हमारे स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं विबग्योर वाले, वो उसमें से कौन से कलर्स ऑब्जर्वर 1 को दिख रहे होंगे और कौन से कलर्स ऑब्जर्वर 2 को दिख रहे होंगे। ध्यान से सोच के करना। ठीक है बच्चों, हो गया बच्चों। तो भाई सिंपल क्या सोचना है, आई जो है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन से ज्यादा है, और जो ग्रीन का क्रिटिकल एंगल है जो हमने ऊपर समझा वो ब्लू, वायलेट, इंडिगो इन सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब का तो टीआईआर हो ही रहा होगा, तो ये सारे ऑब्जर्वर 2 को दिखेंगे और बाकी जो बाहर निकल गए वो 1 को दिखेंगे। अंडरस्टूड? ये बच्चों तो ये फिनोमेना भी डिस्पर्शन हो गया है ना, जहां पर भी व्हाइट लाइट कलर्स में स्प्लिट हो रही है उसको डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब समझना क्या है हमें बच्चों कि बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे कैसे डिस्पर्शन करवाई जा सकती है। यहाँ पे डिस्पर्शन करवाने के लिए हमने क्या कंसेप्ट यूज कर लिया, टीआईआर का कर लिया। इसको हम फुल डिस्पर्शन नहीं कह सकते, ये पार्शियल डिस्पर्शन टाइप्स है। क्यों? क्योंकि सारे कलर्स अलग अलग नहीं हुए है ना। मतलब जो कलर्स रिफ्लेक्ट हो गए, जैसे ये जो
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन है, ये तो सारे नियरली मतलब ये एक तरफ है और दूसरे वाले दूसरी तरफ है ना, तो आपको एक जगह पे सारे कलर्स नहीं मिल रहे। ओके, तो अब बच्चों क्या होता है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर हम प्रिज्म के लिए बात करें कि अगर अलग अलग कलर्स का एन अलग अलग है तो वो अलग अलग अमाउंट से बेंड करेंगे। तो क्योंकि अगर वो अलग अलग अमाउंट से बेंड करेंगे तो वो अलग दिखेंगे, तो इस फिनोमेना को हम कह देंगे डिस्पर्शन। अब अगर हम ग्लास स्लैब के लिए बात करते हैं, ग्लास स्लैब में तो डिविएशन होती ही नहीं है ना, तो इसलिए ग्लास स्लैब में क्या होगा कि अगर आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट करोगे आपको बाहर भी व्हाइट ही मिलेगी। हाँ, ग्लास स्लैब के अंदर जो है पार्ट, तब ऐसा जरूर होगा कि कलर स्प्लिट होंगे, है ना, क्यों? तब तो एंगल अलग अलग बन रहे होंगे सबके, बट इवेंचुअली फिर सारे रिकम्बाइन कर जाएंगे तो आपको फाइनली तो व्हाइट ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई ग्लास स्लैब तो डिस्पर्शन प्रोड्यूस नहीं करता। व्हाइट लाइट का मतलब है जब सारे वेवलेंथ्स पैरेलल मूव कर रही हैं। मतलब वायलेट का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे निकालोगे? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वायलेट इन मीडियम अपॉन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम अपॉन मीडियम, कि वो सेपरेटली ही निकलता है। ये तो हम मतलब एवरेज टाइप्स बोल देते हैं 1.5 जो होता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आना चाहिए था। क्या अलग अलग कलर्स की स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है? वो फ्रीक्वेंसी अलग होती है और वेवलेंथ अलग होती है, तो दोनों इस तरीके से होते हैं कि स्पीड सी होती है। लिख लिया बच्चों? मैं बच्चों बार बार ना आपको देखो अलग अलग केसेस बनवा के इसलिए लिखवा रहा हूँ कि यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि एक्सेप्ट फॉर स्टैंडर्ड केसेस बाकी जगह भी आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन दी हो कि भाई वहां पे कलर्स में स्प्लिट अप होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं पूछूं, बताओ अगर मैं कनकेव मिरर पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट करूं तो क्या वहां पे कुछ डिस्पर्शन जैसा होगा? अज्यूमिंग कि मतलब आपको है सारी नॉलेज और कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज होने वाला, तो क्या वहां पे आ, कुछ होगा स्प्लिटिंग वाला? नहीं। तो कनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो r/2 ही है। ठीक है, तो अगर आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट करोगे तो भी सारे के सारे कलर्स फोकस से ही पास करेंगे, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, या मतलब जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि अलग अलग कलर्स की बेंडिंग अलग अलग अमाउंट से होगी, तो वहां पे कोई
डिस्पर्शन जैसा कुछ नहीं होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं पर्टिकुलरली प्रिज्म की। तो बच्चों क्या होगा अगर हम प्रिज्म के केस में अब व्हाइट लाइट मानते हुए हम अगर फिर से रे डायग्राम बनाएं, तो दिस इज अ वेरी एग्जैजरेटेड डायग्राम, बट ऐसा हो जाएगा कि ये वायलेट और रेड कलर्स जो एक्सट्रीम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ध्यान से बच्चों सोच के बताओ मुझे, जिस तरीके से मैंने फिगर बनाया है, मतलब वायलेट नीचे और रेड ऊपर, क्या ऐसा ही बनना चाहिए फिगर? मतलब पहले फर्स्ट सरफेस पे सोचो कि कौन सी लाइट ज्यादा बेंड करेगी। ठीक है जी, तो फिगर सबने बना लिया और सबको समझ आ गया इसमें? हाँ, वैक्यूम में वन होता है सबका। वही मैंने बताया ना, वैक्यूम में सबकी स्पीड सी है, तो वैक्यूम में सबका वन होता है, दूसरे मीडियम में जाके चेंज होता है। हम आसपास तो हर जगह वैक्यूम ही कंसिडर कर रहे हैं ना। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक एंगल थीटा दिखा दिया। बेसिकली थीटा एंगल क्या दिखा रहे हैं कि जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं उनके बीच में कितना एंगल है, जो कि नॉर्मली वाइट में कितना होता, जीरो ही होता। तो इसकी टर्म्स में हम जो डिफाइन करते हैं कुछ, तो लॉजिक क्या है बच्चों, क्यों हुआ है, जो हमने बात पहले भी समझी थी कि प्रिज्म डिविएशन प्रोड्यूस करता है, और वो जो डिविएशन है वो एन पे डिपेंडेंट है, राइट? तो इसलिए क्या हुआ कि अलग अलग कलर्स का अलग अलग डिविएशन हुई, और हेंस डिस्पर्शन। तो मतलब यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि डिस्पर्शन इन इटसेल्फ कोई फिनोमिना नहीं है ना। डिस्पर्शन तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, बात समझ रहे हो? डिस्पर्शन तो हम सिर्फ स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स को बोल रहे हैं, तो आप वो जैसे भी करवा दो हम डिस्पर्शन बोल देंगे। नहीं, ग्लास के अंदर तो अलग अलग होगी ना। हाँ।
ये समझ आ गया बच्चों? ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। तो हम डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करते हैं बच्चों, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। दिस इज डिफाइंड एज डिविएशन ऑफ वायलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड अपॉन एवरेज डिविएशन। ठीक है, तो डिविएशन ऑफ वायलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड आप देख सकते हो ऊपर थीटा होगी, वो है ना। थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। क्या हुआ? कुछ आ तो रही है, हाँ मुझे भी सुन तो रही है। ओके, ये फॉर्मूला समझ आया बच्चों? ठीक है, तो बता हम ऊपर क्या बात कर रहे हैं, टोटल एंगल जो बन गया, और नीचे एवरेज। अब बच्चों ये एवरेज निकालने के बेसिकली देयर आर डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, वो मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग यूज हुआ होता है। एवरेज का बच्चों एक तरीका तो होता है कि आप जो कोई एवरेज वेवलेंथ है वो ले लो, मतलब कि 400 700 के बीच में, जैसे रफली कितना बना, 550 टाइप्स बना, तो आप 550 की वो ले लो डिविएशन। दूसरा, कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही दिया होता है डिविएशन ऑफ येलो कलर, तो हम उसको मान लेते हैं। तीसरा होता है अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा रेड बाय 2 करके निकालते हैं। तो इनमें से किसी भी मेथड से हम एवरेज डिविएशन निकाल लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। इसको एवरेज मिसलीडिंग हो गया, इसको ऐसे लिख दो, डिविएशन ऑफ एवरेज वेवलेंथ। ठीक है जी। अब बच्चों इसी क्वांटिटी को अगर हम थिन प्रिज्म के लिए निकालेंगे, थिन प्रिज्म के लिए डिविएशन वैलेट क्या बन जाएगी, एन वैलेट माइनस 1 इंटू एस। और अगर मैं सारी पुट कर दूं तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर थिन प्रिज्म्स। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, अब बच्चों हम बात करेंगे कि हम कैसे एक से ज्यादा प्रिज्म को कंबाइन कर सकते हैं, और फिर हम डिविएशन डिस्पर्शन के साथ क्या चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो डिस्पर्शन तो प्रोड्यूस करे लेकिन डिविएशन ना प्रोड्यूस करे। ठीक है, ऊपर तो हमने देख लिया कि अगर हम सिंगल प्रिज्म लेंगे तो वो तो क्या करेगा, डिविएशन भी प्रोड्यूस करेगा और डिस्पर्शन भी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ मुझे सोच के, एक मिनट के लिए डिस्पर्शन को साइड पे रखते हैं। हमें पता है कि एक प्रिज्म जो है वो डिविएशन प्रोड्यूस करता है, तो व्हाट कैन बी अ वे कि हम एक से ज्यादा प्रिज्म यूज कर लें और डिविएशन ना हो।
मतलब समथिंग लाइक कि दो प्रिज्म्स को रख ले और कुछ इस तरीके से रखा हो दो प्रिज्म्स को कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दें, कि अगर एक ने 10 डिग्री क्लॉकवाइज डिविएशन प्रोड्यूस कराई लेट से, तो दूसरा 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करा दे, तो डिविएशन तो 0 हो गई, राइट? तो वो कैसे किया जा सकता है? दिस इज डन बाय समथिंग लाइक दिस, कि आप दो प्रिज्म्स को मतलब उल्टा रख दो, एक को उल्टा प्रिज्म रख दो, ठीक है? अब क्या है कि अगर तो बच्चों मैं बिल्कुल सेम n और सेम a का रख दूं, ये कैसा केस बन गया? ये तो प्रैक्टिकली ग्लास स्लैब ही बन गई, पैरेलल फेसेस, है ना? तो ये तो ना डिविएशन प्रोड्यूस करेगा ना डिस्पर्शन प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरा केस है लाइक दिस, जहां पे लेटर से मैं अलग अलग n यूज करता हूं। तो इस केस से बच्चों ये कंडीशन समझ आई कैसे लिखा, डिविएशन 0 कैसे किए, ठीक है? और मैंने जहां जान के लिख दिया n एवरेज, कि डिविएशन के फॉर्मूला में याद करो जो n डलता है, जो हम n-1 इंटू a निकालते हैं, वो तो एवरेज डिविएशन ही होती है, ठीक है? मतलब जब हम कह रहे हैं कि हम डिविएशन 0 कर रहे हैं, व्हाट इट मींस इज कि हम एवरेज डिविएशन को 0 कर रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर कलर की डिविएशन को 0 नहीं कर रहे। ठीक है? और हाँ, इस केस में अब अगर मुझे डिस्पर्शन निकालनी हो, डिविएशन तो 0 की कंडीशन लगा दी मैंने, डिस्पर्शन अगर मुझे निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? वही स्टैंडर्ड वैलिड की डिस्पर्शन डिविएशन निकालो, वो कैसे, यही बनेगा फॉर्मूला, रेड की निकालो, ठीक है? और इससे थीटा निकाल दिया हम। मैंने बोला डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर नहीं बोला, डिस्पर्शन मतलब एंगल थीटा, तो वो ऐसे निकाला जा सकता है। तो आप बच्चों समझो ध्यान से, बहुत थोड़ा सा फर्क है। यहीं पे अगर मैं n को एवरेज डाल देता हूं तो वो वैल्यू तो 0 बन जाएगी, बट अगर मैं एवरेज की जगह वैलेट या कोई भी वेवलेंथ डालूंगा पर्टिकुलर, तो उसकी एक थोड़ी सी वैल्यू आ जाएगी। मतलब फिर से जब हम कह रहे हैं कि हम डिविएशन 0 कर रहे हैं, तो वो एवरेज डिविएशन, ठीक है? इसीलिए हमने n को n एवरेज पुट किया। अच्छा, समझ आ गई कंडीशन? दूसरा केस क्या बन सकता है कि हम डिस्पर्शन 0 कर दें और डिविएशन निकाल दें, ठीक है? इस वाले केस को बच्चों हम कहते हैं, मतलब जो डिस्पर्शन नहीं प्रोड्यूस करता, उसको हम कहते हैं एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअली क्रोम मींस कलर,
ठीक है, तो एक्रोमैटिक, राइट, जो कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इन अदर वर्ड्स जो डिस्पर्शन नहीं कर रहा। तो भाई सोच के देखो, डिस्पर्शन जीरो की क्या कंडीशन लगाओगे आप? ऑनलाइन बोलो भाई, डिस्पर्शन जीरो की क्या कंडीशन लगाओगे? यस, तो डिस्पर्शन जीरो मतलब थीटा जीरो, मतलब डिविएशन ऑफ वैलेट इज इक्वल टू डिविएशन ऑफ रेड। तो मतलब जनरल केस के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं ऐसे बना दूं, बट इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू कि आप मतलब जब उल्टा करके लगा दोगे तो वो बीच में माइनस आ जाएगा ऐसे। तो बच्चों होगा क्या ना, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें क्या होगा कि दो प्रिज्म्स दिए होंगे, ठीक है, किसी एक प्रिज्म के लिए या तो ए अननोन होगा या एन अननोन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कंडीशन दे दी जाएगी कि भाई आपको डिविएशन जीरो करनी है या डिस्पर्शन जीरो करनी है, ठीक है। तो वो कंडीशन से आपका अननोन निकल आएगा, और फिर उस अननोन से जो नॉन जीरो क्वांटिटी है वो निकालनी होगी। मतलब अगर डिस्पर्शन जीरो है तो डिविएशन पूछी जाएगी, डिविएशन जीरो है तो डिस्पर्शन पूछी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये मतलब मैंने ऐसे ही लिख के दिखा दिया कि अगर आप सीधे भी दिखाओगे तो वो कंडीशन ये वाली बनेगी। इसको जीरो तभी कर पाओगे अगर आप एक प्रिज्म को उल्टा करोगे, है ना, नहीं तो वो बनेगा ही नहीं कभी जीरो सम। हाँ जी, आ गया समझ बच्चों कंसेप्ट? ऑनलाइन ऑल क्लियर? तो जो दिस कंप्लीट्स नाउ रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस, ठीक है, हमने पैरेलल नॉन पैरेलल दोनों टाइप की सर्फेसेस के लिए रिफ्रैक्शन अलोंग विद इट्स ऑल केसेस पढ़ लिया। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सर्फेसेस, ठीक है। तो बच्चों थ्योरी तो वही है ना, लॉ तो वही रहेगा स्नेल्स लॉ, सिर्फ थोड़ी सी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी कि आप एंगल्स कैसे निकालोगे। तो जैसे बच्चों एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों ये एक ग्लास स्फीयर है, ठीक है, इस पे हमने एक r/2 हाइट पे रे इंसिडेंट की है। तो आपने बच्चों उसकी रिफ्रैक्शन करवा के एंगल ई निकालना है।
क्या बनेगा वो, देखो वैल्यू। तो बच्चों ई की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ मुझे क्या बनती है। बहुत आसान है कुछ पर, हाँ मतलब वो तो इधर किया हुआ था। चलो भाई सभी लोग निकालो आंसर। हमें तो ठीक है। अच्छा, वो वायर की सेल्फ इंडक्टेंस वाला। हाँ बच्चों, क्या करना था। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और आप देखोगे बच्चों कि सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी ग्लास स्लैब जैसे रिजल्ट आ जाता है, आई इक्वल टू ई। देखो आप, सी, ये आई है आपका। मान लो जब ये रे आगे गई है, ग्रीन रे बन गई, नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल क्या होगा, सेंटर से पास करने वाला। तो ये एंगल थीटा, ये जो आर है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। अब सर्कल के अंदर अगर ये आर है, तो आप देखो दूसरी साइड भी आर बन गया। तो आप क्या कह सकते हो कि जो बाहर वाला एंगल है ई, वो आई के इक्वल ही होगा, है ना। तो बाई चांस जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ग्लास स्लैब वाला ही बन गया। आपका कुछ सॉल्व ही नहीं करना था। और आई आप फिगर में देख सकते हो ज्योमेट्री से, वो जो नीचे वाला एंगल है ये भी आई बनेगा। तो साइन आई जो है आपका वो हाफ बन गया। तो आई 30 डिग्रीज बन जाएगा, करेक्ट। तो ई 30 आ जाएगा, और स्फीयर के लिए भी आई इक्वल टू ई आ जाता है बच्चों। सबको ये बात समझ आई। ऑनलाइन सबको हो गया क्लियर ये बात, है ना। बट रेज आर नॉट पैरेलल, प्लीज टेक केयर। आई इक्वल टू ई आया, रेज पैरेलल नहीं आई। क्यों? पैरेलल सर्फेसेस नहीं है। ग्लास स्लैब में तो पैरेलल सर्फेसेस थी, यहाँ पैरेलल नहीं है। ठीक है। तो अगेन मतलब ये क्वेश्चन, ये कोई खास रिजल्ट नहीं है ऐसे कि कोई जो याद रखने वाली बात है या कुछ। बात सिर्फ याद रखने वाली ये है कि स्नेल्स लॉ कहीं भी लगाओ, आप तो नॉर्मल ड्रॉ करो वहां पे और स्नेल्स लॉ लगा दो बस। ठीक है, डजेंट मैटर कि वो कैसी सरफेस है।
अगर हम चाहें तो डिविएशन भी निकाल सकते हैं बच्चों इस केस में, देखना क्या बनेगी। आर की टर्म्स में निकाल लिया बच्चों। गलत लिखा हुआ था आपने। तो सीधा फर्स्ट सरफेस पे कितनी है, आई माइनस आर, और सेकंड पे कितनी है, ई माइनस आर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो 2i माइनस 2r बन जाएगी, है ना। सबको क्लियर हो गया बच्चों डिविएशन? तो वही बात हमारी और क्लियर हो गई ना कि ग्लास स्लैब में तो डिविएशन 0 आती है, आई इक्वल टू ई तो आता है, लेकिन वहां डिविएशन 0 आती है, यहाँ पे कुछ नॉन जीरो डिविएशन है। एंड हम ये भी देख सकते हैं कि ये कोई फिक्स डिविएशन नहीं है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगी, अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग होगी। लेट ऑल, जैसे मुझे बताओ बच्चों कि इस केस में मान लो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कर दूं, तो डिविएशन क्या होगी, 0 हो जाएगी, फिर तो जो रे है वो सीधा डायमीटर के अलॉन्ग निकल जाएगी। ओके, तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि भाई अगर हम कर्व्ड सरफेसेस की बात करेंगे, कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो इमेजेस की बात कर सकते हैं कि कैसे इमेजेस फॉर्म होंगी, ठीक है। तो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो बच्चों अंडरलाइन थ्योरी सारी वही है, वही ऑब्जेक्ट, वही इमेज, सारा कुछ वैसे ही होगा। अब हम फिर से मतलब एक स्फेरिकल सरफेस के लिए, मतलब एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम एक बार एक नोमेनक्लेचर बनाएंगे, जैसे हमने मिरर के लिए बनाया था, पोल एटसेट्रा। साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, हम देखेंगे कि कुछ फर्क तो नहीं पड़ा पहले से, और फिर हम फिर से वही यू वी टाइप्स लेके कोऑर्डिनेट्स हम यू और वी को रिलेट कर देंगे। तो फिर से अजम्पशन वही पैराक्शियल, ठीक है। अब बच्चों हम जो सर्फेसेस लेंगे, ठीक है, जैसे ये जो मैंने फिगर बनाया है, आप समझो ध्यान से, मैंने कैसे ली है कर्व सरफेस, कि आप सोचो कि कोई मेरे पास कोई बड़ा सा पीस था और उसके राइट साइड से मैंने एक स्फेरिकल सा कट दे दिया, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड बन गई, इसको और हाईलाइट कर देते हैं। ये एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन गई, ठीक है। तो मतलब ये जो राइट साइड पे मैंने ये लाइन सी बनाई है, स्लांट लाइंस, ये क्या बता रही है कि यहाँ पे भी ग्लास है। मतलब इसके लिए हमने किया क्या है कि हमने N1 और N2 दो अलग अलग मीडियम है,
अब जो उनके बीच में बाउंड्री है वो प्लेन बाउंड्री नहीं है, वो एक तरह से स्फेरिकल बाउंड्री। तो बच्चों किस टाइप की सरफेस हुई, कनकेव या कॉन्वेक्स? हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट पे है, तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसी सरफेस हुई, मिरर से कंपेयर करो, कनकेव या कनकेव। तो दिस इज अ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो बच्चों जस्ट लाइक मिरर है ना, मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया कि ये जो सरफेस है ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगी, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको सी बोल दिया। जैसे हमने मिरर में पोल बोला था, किसको बोला था, जो सरफेस है उसका मिड, है ना, ऐसे ही यहां पर भी जो सरफेस का मिड है उसको पोल बोल दिया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको बोल दिया एज प्रिंसिपल एक्सिस एज अर्लियर। और जो स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है वो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों ये नोमेनक्लेचर आप समझ रहे हो कि बिल्कुल सेम है मिरर वाला, है ना, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया। नेक्स्ट बच्चों क्या बात करनी चाहिए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बच्चों बिल्कुल वही वही सेम कि पोल ओरिजिन, ठीक है। हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस किस तरह से लेंगे, वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। यूवी क्या हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिस्पेक्टिवली। एक्स कोऑर्डिनेट से मेरा क्या मतलब है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बच्चों ये मत लिखना, ये हमने कोऑर्डिनेट्स वाले सिस्टम से किया है ना, तो सारी सेम है, मतलब ये 4 पॉइंट्स नहीं लिखने आपने, आप सिर्फ ये लिख लो कि मतलब कि साइन कन्वेंशन सेम एज मिरर, सिर्फ एक लाइन ये लिखनी है और आपने कुछ नहीं लिखना। कोई डिफरेंस नहीं है एब्सोल्युटली, सब कुछ मिरर जैसा है। जो एक डिफरेंस आपने देखा होगा अभी ऊपर की, अभी फोकस नहीं हमने डिफाइन किया है ना, जैसे वहां किया था, दैट वील अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं किया, दैट इज ऑन पर्पस। साइन कन्वेंशन सबको क्लियर है, ठीक है। जैसे मैंने जो वैसे ही यहाँ पे एक सिचुएशन बना दी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेफ्ट पे और ऑब्जर्वर उस तरफ से देख रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे इस केस में लाइट की डायरेक्शन क्या हुई, लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारे प्लस माइनस हैं वो उसी अकॉर्डिंग डलेंगे, ओके। तो इस केस में बच्चों जो ऑब्जेक्ट और इमेज में रिलेशन आता है, अच्छा बच्चों एक बात ध्यान से लिखना, मैंने N1 N2 लिखे हुए हैं, ठीक है। फिगर से ऐसा भी लग रहा है कि आपको कि N1 जो है दैट इज मीडियम जहां पे ऑब्जेक्ट पड़े एंड N2 जहां पे ऑब्जर्वर है, हमने ऐसे नहीं याद रखना, हमने याद ऐसे रखना है कि चलो वो आगे आ जाएगा वैसे, कि N1 जो है मीडियम वो है इंसिडेंट लाइट का मीडियम, ठीक है, और N2 जो है वो है इमर्जेंट लाइट का मीडियम, वो भी आगे आएगा, डोंट वरी लिख लेंगे। तो उसके हिसाब से बच्चों जो U और V में रिलेशन बनता है वो ये बन जाता है, N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 by R।
तो यहाँ पे ठीक है बच्चों, क्या आप ये सोच पा रहे हो कि मैंने ये क्यों लिखवाया, मतलब कहाँ पंगा पड़ सकता है अगर हम ये ना लिखते? अगर वही हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस लेते, कन्वर्जिंग रेज लेते, तो ऐसा लगता है ना कि जो रेज का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है जो, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट तो शायद N2 में आता, बट हमें N किसका लिखना है जहां से रेज आ रही हैं, तो हमें तो लेफ्ट साइड वाले को ही N1 लिखना है। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है। अगेन यू वी पे आपकी साइन कन्वेंशन लगेगी एंड आर पे भी लगेगी साइन कन्वेंशन। जैसे ये वाले फिगर में बच्चों बताओ मुझे कि आर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। आप पोल से सी की तरफ जाओगे तो आप लेफ्ट को जा रहे हो, वेराज लाइट राइट को जा रही है, तो आर नेगेटिव में हो जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर? बच्चों यही फॉर्मूला प्लेन सरफेस पे भी लग सकता है। अगर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो क्या करोगे? आर इन्फिनिटी डाल दो। तो प्रैक्टिकली तो अगर आप इसमें आर इन्फिनिटी डाल दो तो आपके जितने भी केस है ना, वो रियल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ, अपरेंट वाले, और कोई भी केस आप फट से इससे कर सकते हो। ठीक है। तो इनफैक्ट आपको याद होगा एक क्वेश्चन था ना जो हम जो मैंने कहा था कि सीधा करना हो फॉर्मूला से तो कैसे होगा? ये जो 20th क्वेश्चन था। एक बार ट्राई करना इस फॉर्मूला से कैसे करोगे।
हाँ जी, हुआ। क्या करना है? N1 क्या पुट करोगे? 1, जहां से रेज आ रही है। N2 क्या पुट होगा? जहां जा रही है 5/2। U क्या पुट होगा? +10। बस ये ध्यान रखना है ना। लाइट की डायरेक्शन में हम गए तो U +10 पुट हो जाएगा, उससे V निकल आएगा। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है, तो कोई कंफ्यूज मतलब इसमें बिल्कुल सेफ मेथड है, इससे करो, कोई सोचना ही नहीं पड़ेगा रियल वर्चुअल एनीथिंग। ठीक है, ये नहीं लिखना यूवी, हमें पता है यूवी क्या है, कोऑर्डिनेट्स है ना, हमने डिस्टेंस तो बोलना ही नहीं। अ, अब बचो एक रिजल्ट बचा, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर रहे हैं। अब हमें दूसरा रिजल्ट चाहिए मैग्निफिकेशन वाला। कौन सी मैग्निफिकेशन बचो, लिटरल लॉन्गिट्यूडनल? पहले लिटरल की बात करते हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल भी निकालेंगे। तो जो लिटरल मैग्निफिकेशन है HI/HO, वो उसका फॉर्मूला बन जाता है N1V/N2। इसकी वजह मैं डेरिवेशन आपको बाद में दिखाऊंगा, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट मतलब ये फॉर्मूला ही यूज होता है अपना हर जगह। एंड वही होता वही है कि स्मॉल एंगल्स लेके हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ट्राई करो बच्चों। तो फाइंड पोजीशन एंड फाइनल साइज ऑफ इमेज। आपका ऑब्जेक्ट ये एक एरो है 1 सेंटीमीटर हाइट का।
क्या आंसर आया? पोजीशन कहाँ आती है? -240/7 और जो हाइट आएगी वो 4/7। नहीं नहीं, ये तो फाइनल आंसर है, इससे नहीं कंसर्न। आप तो इनिशियल के हिसाब से n1 n2 डिसाइड कर रहे हो। बच्चों बात समझ आई? ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे ऑनलाइन सबका ही आ गया आंसर? ओके बच्चों, मुझे ध्यान से सोच के बताना कि ये जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। कंसेप्ट वो यूज करो, फॉर्मूला नहीं, तो मिरर वाला। उसके हिसाब से बताओ कि इमेज रियल है या वर्चुअल। याद करो हम वहां कैसे समझते थे, उसके हिसाब से सोचो। मतलब v के साइन को देखकर ये इंटरप्रेट करो कि इमेज कैसी है, रियल वर्चुअल। भाई इमेज किधर को बन रही है पॉइंट पी से, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। रेस किधर को जा रही है? राइट। यहाँ रिफ्रैक्शन है, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है ना? तो इसका मतलब ये इमेज कैसी हुई? वर्चुअल। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है इसमें कि अगर v लेस देन 0 हो डिफ्रैक्शन वाले केसेस में तो वो वर्चुअल इमेज होती है। मतलब ये रिफ्लेक्शन से डिफरेंट आ गया आंसर। सबको ये बात समझ आई? मतलब हमारी साइन कन्वेंशन तो सेम है, कंसेप्ट भी वही है, बट उसका क्योंकि अब यहाँ पे लाइट का पाथ चेंज नहीं हुआ, लाइट आगे कोई जा रही है।
बच्चों आ गया समझ सबको? अच्छा, अब पैराक्सियल तो चलो हमें पता ही है। फोकस क्या होता है? फोकस की क्या डेफिनेशन होती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल रेज, है ना? और पैरेलल रेज के लिए यू क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो अगर आपको स्फेरिकल सरफेस के लिए फोकस निकालना हो तो क्या करोगे आप? कैसे निकलेगा? ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर दी हो, फोकस क्या है डेफिनेशन से? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल रेज। तो मतलब आपको फॉर्मूला वाइज क्या करना है? यू को इन्फिनिटी पुट करके वी निकालना, करेक्ट? तो इस तरीके से आप फोकस निकाल सकते हो इफ रिक्वायर्ड। तो ये चीज बन जाएगी। पैराक्सियल वाला मत लिखना बच्चों, वो लिखा हुआ आपने पहले। फोकस लिख सकते हो कि इस केस में कैसे निकलेगा। ठीक है जी, चलो बच्चों दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में 01 का जी पार्ट कर सकते हो और एफ पार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, आई थिंक कल हमारी क्लास नहीं है। हाँ वो तो अपनी आज है ना, वेडनेसडे थी, कल है। अच्छा ठीक है, पुरानी मैसेज में होगा। ठीक है, मैसेज किया था ना मैंने 12 बजे, 12:30। ठीक है। अच्छा, आपने बच्चों 3A कहाँ तक की हुई है इसकी? तो, तो उसका CD पार्ट कर लेना 3A। ठीक है बच्चों, चलो।